वेलकम टू ग्रोथ हब। ओके, आइए बच्चों, मैंने अभी प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक्स, जिसमें मैंने कूलॉम्स लॉ तक डिस्कस कर लिया था। आज उसके जस्ट आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2। ओके, चलिए आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनसीईआरटी का टॉपिक है, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल चार्ज अगर किसी एक पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे हम कैसे फोर्स को डिस्कस करते हैं। ओके, तो आइए, यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है सुपर पोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं। ओके, चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू द मैनी चार्ज इन गिवन बाई। ओके, कहते हैं एक पॉइंट चार्ज पर कहते हैं कि कई ढेर सारे चार्ज आपस में फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को हमको डिस्कस करना होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के द्वारा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब एक पॉइंट चार्ज पर कई ढेर सारे चार्ज जब फोर्स लगाते हैं तो हम उसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। ओके, आइए देखते हैं। जैसे आपको हमने दिया है, कहते हैं सपोज दैट, आइए देखते हैं, थोड़ा सा पिक्चर से समझ लेते हैं, ऐसे कहाँ समझ में आने वाला है। आइए चलिए, सपोज दैट Q1, Q2, Q3, Q4। ओके, यहाँ सेंटर पे मैंने Q डैश चार्ज रख दिया, तो कहते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे चार्ज किसी एक पॉइंट चार्ज पर फोर्स डेवलप करते हैं। तो इस फोर्स को डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नोट्स देखिए, द फोर्स ड्यू टू द वन चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। कहते हैं कि जो फोर्स डेवलप किया जाता है, एक चार्ज के द्वारा डेवलप किया गया फोर्स दूसरे चार्ज के द्वारा डेवलप किए गए फोर्स से कोई अफेक्शन नहीं होता, कोई अफेक्टेड नहीं होता है। यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए देखते हैं। जैसे कि आइए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल है, उससे हम डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम डिस्कस करते हैं, या फोर्स ऑफ द मल्टीपल ऑफ चार्ज। ओके, आइए, 4 पॉइंट चार्ज QA, जिसकी वैल्यू मैंने दे रखा है 2 माइक्रोकूलम्स, म्यूसी का मतलब होता है माइक्रोकूलम, एंड QB इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, एंड QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, एंड QD इक्वल टू माइनस का 5 माइक्रोकूलम। यू अंडरस्टैंड? चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ पर माइनस होगा, पिक्चर में ऑलरेडी डिनोट किया गया है। चलिए, ओके, करे आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD। ओके, करे ऑफ द 2 साइड्स, 4 साइड होता है। ओके, 4 साइड्स 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ओके, यहाँ पर कहते हैं 1 कूलम 1 म्यूसी का चार्ज रखा गया सेंटर पे। ओके, Q पूछ रहा है कि यहाँ पर डेवलप किया गया फोर्स कितना होगा। तो सोचिए, आप देखिए यहाँ पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के कारण फोर्स हमेशा याद रखना इनर साइड लगता है, ठीक है, चार्ज की तरफ। ओके, और यहाँ पर भी देखिए माइनस का जो चार्ज है अंदर की तरफ लगेगा। सपोज दैट यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल है, तो आप देखिए यहाँ पर सपोज दैट मैं मान ले रहा हूँ F, यहाँ पर भी F। बस पिक्चर से आप देखिए आंसर आ जाएगा, बट आप देखिए बट कैसे डिस्कस किया जाता है ये भी मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पर आप देखिए 2 माइक्रोकूलम्स, और यहाँ पर भी है 2 माइक्रोकूलम्स। प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज ये भी है, प्लस चार्ज आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेगा। क्या करेगा? रिपल, ठीक है। और ये जो चार्ज है, इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर रिपल्सन फोर्स हमेशा बाहर की तरफ, और इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर रिपल्सन फोर्स हमेशा बाहर की तरफ, और दोनों इक्वल अमाउंट के चार्ज हैं, इसलिए यहाँ पर भी F है। तो पूछा जाता है, यहाँ पर देखिए, जब कहते हैं ए वेक्टर, आप जानते हैं ना फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कहते हैं इक्वल एंड अपोजिट अगर चार्ज हैं तो आपस में क्या होता है, अगर आपने देखा होगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा हुआ है
तो उस फोर्स को हम जीरो मान लेते हैं। क्या मानते हैं? जीरो। आप देखिए, चाहे तो इस फोर्स को इस फोर्स से कैंसिल कर सकते हैं, इस फोर्स को इस फोर्स से कैंसिल कर सकते हैं। नेट फोर्स ऑन अ पॉइंट 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज जीरो। क्या होगा? जीरो। बट आइए डिस्कस करते हैं। चलिए, सिंस ओ ए, ओके, चलिए यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ ओ पॉइंट, ओके, ओ ए, ओ सी, ओ डी सब की जो वैल्यू है ऑलरेडी क्या है? 10 सेंटीमीटर है। कितना? 10 सेंटीमीटर। ओके, चलिए क्यू ए, क्यू सी दोनों की जो वैल्यू दी है O2 माइक्रोकूलम्स है। ऑलरेडी देखो क्यू ए, क्यू सी दोनों की इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। एफ ए माइनस एफ सी और एफ ए प्लस एफ सी, अगर ये दोनों देखिए फोर्स जो है एफ ए और एफ सी, एफ ए और एफ सी, तो क्यों? क्योंकि कारण है, कहते हैं जब फोर्स टुवर्ड्स द चार्ज होता है तो पॉजिटिव, और उसके अपोजिट होता है क्या होता है? निगेटिव। तो इसीलिए एफ ए माइनस एफ सी और एफ ए दोनों को आपस में प्लस करके जीरो रखा है। तो आप जानते हैं इस प्लस को अगर उस साइड ले जाएंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमेशा क्या हो जाता है? कैंसिल। क्या होगा? कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे टोटल अगर अमाउंट ऑफ फोर्स अगर चेक करेंगे तो हमेशा जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आप देखिए फोर्स का डायरेक्शन एफ इधर है, दूसरे फोर्स का डायरेक्शन एफ उधर है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं? कैंसिल, यानी माइनस हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा। क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। ओके, चलिए ऐसे ही क्यू बी एंड क्यू डी को डिस्कस करते हैं। क्यू बी एंड क्यू डी को डिस्कस करेंगे तो जस्ट वही चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे क्यू बी एंड क्यू डी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, जिसके कारण एफ वी की बात करें माइनस एफ डी और एफ डी प्लस एफ वी प्लस एफ डी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर रख देंगे एफ डी के स्थान पे माइनस, तो ऑलरेडी क्या होगा? ये वैल्यू भी जीरो हो जाए। क्यों? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ओके, तो कहते हैं कि नेट फोर्स ऑन क्यू 1 माइक्रोकूलम विल बी जीरो। क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। ओके, नेट चार्ज आप अगर चेक करेंगे, नेट ऑन द फोर्स ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम्स तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, फोर्स आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी विथ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट। आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। सपोज दैट मैंने एक डायग्राम लिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने Q1 माइनस का 10 माइक्रोकूलम, Q2 माइनस का 10 माइक्रोकूलम एंड Q3 माइनस का 10 माइक्रोकूलम। यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिया है कैपिटल Q, पूछ रहा है कि फोर्स एफ नेट, यहाँ पर हम एफ नेट डिस्कस करेंगे। एफ नेट चार्ज ऑन कैपिटल Q। ओके, चलिए आप जानते हैं नेट फोर्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो देखिए Fn इक्वल टू मैंने लगा दिया, F1 इक्वल टू इसके बीच में कूलम्स ला 2 चार्ज पॉइंट है, डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे क्या? KQ1 KQ और कैपिटल Q अपन R का स्क्वायर, F2 इक्वल टू वही तरीका, F3 इक्वल टू वही चीज़ें लगाएंगे। देखो टोटल फोर्स F1 F2 F3। ठीक है, नाउ द एंगल्स बिटवीन द 120 डिग्री। ओके, 120 डिग्री को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी जो फोर्स आएगा आप जानते हैं कैसे, अगर किसी एंगल को हम रिजॉल्व करेंगे तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डेवलप होंगे। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डेवलप होने के कारण F1 प्लस F2 F3 ऑलरेडी क्या हो जाएंगे? जीरो। चाहे तो आप लॉमिस थ्योरम भी जानते होंगे, तो आप जानते हैं अगर किसी एंगल को, किसी वेक्टर क्वांटिटी को, जैसे हमने बात किया यहाँ पर मान लो सपोज दैट फोर्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी फोर्स है, यहाँ पर भी फोर्स है, इनके बीच का अगर 120 एंगल है, 120 एंगल है, 120 एंगल है, तो इसको अगर हम रिजॉल्व करें, तोड़ें, अगर अलग अलग करें तो ऑलरेडी क्या होगा? तो यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट आ जाए, बिल्कुल सामने, इसके सामने यहाँ फोर्स डेवलप होगा, इसके सामने यहाँ। और कहते हैं जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डेवलप होंगे तो नेट फोर्स ऑन चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, तो कह रहे हैं टोटल फोर्स ऑन कैपिटल Q विल बी जीरो। ओके, समझ में आया? ओके,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चलिए कंपैरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आप 11th की टॉपिक और 12th की टॉपिक को कंप्लीट और एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। और जिस बच्चे को अगर ग्रेविटेशनल अच्छे से समझ में आया होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चुटकियों में समझ में आ जाएगा उसको। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आइए देखते हैं कैसे हम समझाते हैं ना। आइए चलिए देखिए। ओके, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैंने अभी डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, आपने देखा होगा बढ़िया से। फर्स्ट टॉपिक वही था, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, आपने अच्छे से पढ़ा। क्लास 11th में अगर आपने अच्छे से सीरियस होकर पढ़ाई की होगी तो आपको ये भी पता होगा Fg, इसको F ही लगा सकते हैं, क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ई से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और Fg क्या कर सकते हैं? Fg मैंने होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपिटल G m1 m2 अपान R का स्क्वायर, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। बाकी तो हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे क्लास 11th में। ओके, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ। मैंने कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग डिस्कस किया इसको। ग्रेविटेशनल फोर्स Fg कैपिटल G m1 m2 अपान R का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ। ओके, इंपॉर्टेंट ये है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने बोला था कि इट इज द एप्लीकेबल ओनली स्टॉप चार्ज। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपने देखा होगा, इट इज द एप्लीकेबल्स ऑल पार्टिकल्स, ठीक है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मास, तमाम जितने मास रखने वाले पार्टिकल्स होंगे सब में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। देखिए जैसे मैंने बोला m1 m2 r डिस्टेंस पे सेपरेट हैं, तो कहते हैं इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 अपान R स्क्वायर। सभी बच्चों को आपको मैंने यहाँ पर बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ ओके। नहीं, ओनली 9 होता है, ओके, सॉरी, ठीक। चलिए, और कैपिटल जी की वैल्यू बात किया जाए, कैपिटल जी, ओके, 6.67 × 10⁻⁻11, ओके, याद रखिएगा। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे स्टॉप चार्ज, जैसे मैंने बोला Q1 और Q2 R डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, तो ये फोर्स लगता है। फोर्स का फार्मूला ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, तो इंपॉर्टेंट है। फोर्स से आप बिल्कुल वाकिफ़ हो चुके होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का मेन इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला। आपको फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। तो आगे कंपैरिजन करके हम पॉइंट से डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं, क्या इनमें सिमिलरिटीज़ है और क्या इनमें डिससिमिलरिटीज़ है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कंपटीशन के अकॉर्डिंग और बोर्ड के अकॉर्डिंग आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, हम देखते हैं सिमिलरिटीज। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या सिमिलरिटीज है ये डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 पॉइंट में हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ओके। देखिए सिमिलरिटीज क्या है, बोथ द फोर्स
ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा। जैसे हम बात करते हैं, देखिए एक बार अच्छे से, जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्क्राइब किया था तो मैंने ये दिखाया था Q1 Q2 अपान आर का स्क्वायर। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, मैंने ये लिखा था। ओके, ऐसे ही आप देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल G M1 M2 अपान आर का स्क्वायर। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। आपने देखा ये दोनों जो पॉइंट है ना, दोनों में आते हैं, ठीक है, दोनों क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, तो इसलिए इनमें सिमिलरिटीज क्या देखने को मिली, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, चलिए समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलिए, बोथ द फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट इज द वर्क डन बाय देम्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ओके, यहाँ पे याद रखना, दोनों के द्वारा जो फोर्स हम डिस्कस करते हैं, दोनों दोनों का जो नेचर है, दोनों का जो फोर्स का नेचर है वो कंजर्वेटिव है। क्यों, क्योंकि दोनों के द्वारा किया गया वर्क डन कभी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ओके, बॉडी को कहीं से भी कहीं उठा के ले जाइए, जो वर्क डन हो रहा है वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पाथ पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। ओके, चलिए अब देखते हैं तीसरा कंडीशन, बोथ आर द फोर्स एक्ट इन द वैक्यूम आल्सो, दोनों जो फोर्स हैं वैक्यूम में काम करते हैं। लेकिन ठीक है, ये बात तो सत्य है, दोनों वैक्यूम में काम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देखा है एयर में हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, एयर में इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एयर में हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, बात सत्य है, बट कहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एयर के अलावा कहीं ले जाते हैं ना तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसका मतलब है कि याद रखिएगा, इस यहाँ पर जो के होता है ना वो चेंज हो जाता है। कहते हैं मीडियम चेंज होने पर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट चेंज हो जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के चेंज होने से इसका फोर्स भी चेंज हो जाएगा। बट ग्रेविटेशनल फोर्स को कहीं भी ले जाइए, पानी में, केरोसिन में, एयर में, कहीं भी ले जाइए, कभी भी कैपिटल जी चेंज होता ही नहीं। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। क्या बोल सकते हैं इसको, यूनिवर्सल लॉ। आपने इसका हेडिंग भी पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ। ओके, यूनिवर्सल इसलिए बोला गया क्योंकि ये कहीं भी जाए, कहीं भी किसी भी मीडियम इसको आप डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इसके फोर्स में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं होता है। ओके, चलिए ये तो आपको सिमिलरिटीज मैंने डिस्कस कर लिया, बट आइए देखते हैं डिससिमिलरिटीज क्या होती है। ओके, डिससिमिलरिटीज कहते हैं इसमें कोई तालमेल नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसमें ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो दोस्ती है ना बिल्कुल बरकरार नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, बट सोचिएगा, आपने देखा होगा अट्रैक्टिव भाई प्लस क्यू और माइनस क्यू, आप जानते हैं ना, अपोजिट। आप भी अपने पर्सनल लाइफ में भी देख लीजिएगा एक बार, झांक के मज़ा आता है, ठीक है। तो प्लस, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आपने देखा होगा, अगर अपोजिट हैं तो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन। ओके, चलिए देख लेते हैं। आइए, प्लस और प्लस चार्ज हैं तो क्या होगा, अगर सेम चार्ज हैं, हमने बोला ना कि सेम चार्ज से कहाँ लोग इतना लगाव रखते हैं भाई, दूर हटो। ओके, चलिए यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में झांक के देख लीजिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा है कि प्लस क्यू और प्लस क्यू आपस में क्या होगा भाई, चलो दूर हटो, दूर हटो बिल्कुल, ठीक है। क्या हो रहा है, रिपल्सन। क्या हो रहा है, रिपल्सन। यू अंडरस्टैंड, समझ में आया। चलिए देखिए, बट इंपॉर्टेंट हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अगर अपोजिट चार्ज हैं, हो गई, अगर सेम चार्ज हैं तो बिल्कुल क्या होगा,
दूर हटो, ओके, रिपल्सन। बट यहां पर एक पॉइंट है, बट लग गया। चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्ट करता है। आपने देखा है, मैंने इसको फेंका, कहाँ जा रहा है? अट्रैक्ट, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट, खींच रहा है। कभी आपने ये नहीं सोचा इसको रिपल कर दे? आपने देखा कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हाइट से गिराया जा रहा है और उसको अर्थ ने उसको रिपल कर दिया, जाके दूसरे प्लेनेट पे पहुंच गया। ऐसा हुआ क्या कभी? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, ओके। हमेशा याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर दो बॉडी के बीच में लग रहा है बाबा, तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा अट्रैक्टिव होगा। तो कहते हैं m1 और m2 बॉडी किसी भी नेचर का हो, हमेशा याद रखना इनके बीच में हमेशा एक ही फोर्स लगता है, वो है अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। यू अंडरस्टैंड? तो हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार डिस्कस किया गया है। कंपैरिजन, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो हमेशा याद रखिए बच्चों कि यहाँ पर क्या सिमिलरिटीज थी और यहाँ पर डिसिमिलरिटीज। फर्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों नेचर शो कर सकता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। यू अंडरस्टैंड? चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ डिपेंड करता है? मीडियम पे। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम, समझ में? ग्रेविटेशनल फोर्स को कहीं भी उठा के ले जाइए। आइए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, पानी के अंदर डुबो के डिस्कस कर लेते हैं, केरोसिन, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, कहीं भी डाल के डिस्कस कर लेते हैं, कभी भी फोर्स चेंज नहीं होगा। बट इन भाई साहब का देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमेशा याद रखिएगा, अगर इनको मैंने एयर में डिस्कस कर लिया, अगर मैंने इनको एयर में डिस्कस कर लिया तो फार्मूला होता है F = यहाँ पे K रखते हैं, ठीक है, K Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। K = एयर के लिए हमेशा याद रखिएगा बाबा, K = 1 होता है। किसी मेटल के अंदर जाके डिस्कस कर रहे हैं तो चलो भाई K = इनफाइनाइट। अब सोचो, चेंज हो गए इनफाइनाइट। और तो और आइए इनको अगर पानी में डुबो के देखते हैं भैया, 81, अजीबोगरीब बात है, लगातार चेंज हो रहा है भाई। तो कैसे, क्या सिमिलरिटीज हो सकते हैं क्या भाई? किसी का नेचर अगर चेंज हो रहा है ना, तो आपसे अगर आपसे उसका नेचर मैच नहीं कर रहा तो डिसिमिलरिटीज है, मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं, समझ में आए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। हमेशा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया और सभी लोगों को समझ में आया है, ये हमें उम्मीद है, ओके। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब आते हैं डिस्कस करने इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के नज़रिए से, कंपटीशन के नज़रिए से, दोनों से। बच्चों हमेशा याद रखिएगा, सीखने की हमेशा लालसा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जब तक आप खुद के अंदर से जुनून पैदा नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं समझ में आने वाला है। कितना भी इन्फ्लुएंसर लगा दीजिए पीछे, बट कोई काम आने वाला नहीं है जब तक आप सेल्फ इन्फ्लुएंसर नहीं बनेंगे। सेल्फ इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है स्वयं से जागिए, किसी के जगाने से कुछ ना होने वाला है बाबू, ठीक है। तो आइए देखते हैं, समझ में आए? चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड की बात कर रहा है, तो आइए फील्ड की बात करते हैं हम सब भी। कह रहा कि अ स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर टेस्ट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। वाह क्या बात है! आपको डिफिनीशन पढ़ लेने में मज़ा नहीं आएगा जितना आप पिक्चर में क्लियर कर सकते हैं। आइए हम भी अपना फील्ड दिखाते हैं आपको कि मेरा फील्ड कहाँ तक है। चलिए, ये सोर्स चार्ज है। क्या है? सोर्स चार्ज। आप देखिए, यहाँ पे देखिए, पहले क्लियर करते हैं, दिस इज अ सोर्स चार्ज। आप जानते हैं
सोर्स चार्ज मैंने ले लिया है पॉजिटिव। क्या ले लिया? पॉजिटिव। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमेशा क्या करता है? बाहर फेंकता है। क्या करता है? बाहर, चारों दिशाओं में फैला देता है, बिल्कुल। ओके, लेकिन हम कैसे पता करेंगे भाई साहब का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? कैसे चेक करेंगे? कोई आइडिया है आपके पास? नहीं है? बिल्कुल है आइडिया। कैसे हम किसी का फील्ड चेक कर सकते हैं? आइए चलिए हम लेते हैं भाई साहब टेस्ट चार्ज। क्या लेते हैं? टेस्ट चार्ज। आप जानते हैं हम टेस्ट करने जा रहे हैं यार, हम ऐसे थोड़े नहीं उसके फील्ड में घुस जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? उसका टेस्ट कर रहे हैं कि यार एक्चुअली इसका फील्ड है कहाँ तक। अरे यार किसी का फील्ड जानना है तो आप पहले इंक्वायरी तो करोगे ना, पहले हम टेस्ट करते हैं, इसलिए टेस्ट चार्ज ले रहे हैं। और टेस्ट चार्ज ले करके हम इसका डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ तक। भाई आइए, इसने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ फैला दिया। आप जानते हैं हमेशा चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दौड़ा देता है। और कहते हैं ना किसी की शक्ति एक सीमा तक होती है और जैसे सीमा ख़त्म होती है ऑलरेडी वो धड़ाम गिर जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ तक फोर्स जहाँ तक काम कर रहा है तहाँ तक उनका पावर होता है। ठीक ऐसे ही हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने इस चार्ज को इतना दूर रखा। चलिए भाई मैंने इसको यहाँ ले आया, हिलाया डुलाया, कोई फोर्स फील नहीं हो रहा है, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक तो है नहीं। फिर इसको मैंने धीरे से आगे बढ़ाया, यहाँ पर देखा भाई वाइब्रेशन होने लगा। इसमें क्या होने लगा? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्यों हुआ? इसका मतलब कोई तो इसके ऊपर फोर्स लगाया भाई, और फोर्स दिख नहीं रहा था। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती? इमेजिनरी, समझते हो ना? फील कर लेना, हमें सिर्फ फील हो रहा है बट दिख नहीं रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रखा है यहाँ पे वाइब्रेशन होने लगा। इसका मतलब है कि इसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स। जहाँ से फोर्स लगता है, जहाँ से कोई टेस्ट चार्ज फोर्स फील करने लगता है, उसके चारों तरफ का एक सर्किल बना ले बाबू। और कहते हैं एक सर्किल बनाने का मतलब एक हमारा बन गया फील्ड। क्या बन गया? फील्ड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल सकते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? इसी को हम बोल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। मजा आया? बहुत मजा आएगा। चलिए देखिए पहले आप डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। देखिए हम कहानी तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, थ्योरी तो हमें बहुत आती है, हम दुनिया भर की सारी थ्योरी पढ़ डालते हैं, लेकिन क्लियर कैसे होता है? पिक्चर से। 80% आपको पिक्चर से क्लियर। देखिए अब डिफिनीशन पढ़ते हैं, देखिए कैसे क्लियर नहीं होता है। द स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज in which its electrical influence can be experienced by the other test charge is known as the electric field। कहते हैं जब किसी टेस्ट चार्ज को हम लाते हैं ना तब पता चलती है उसकी औकात क्या है, कहाँ तक उसकी औकात होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ तक इसको फोर्स फील हुआ और इसके चारों तरफ का पूरी बाउंड्री, उसके अंदर का जो स्पेस है ना वही कहलाता है क्या? इसी को बोल सकते हैं, स्पेस को ही बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? मजा आया? चलिए अब देखो भाई साहब यही है, यहाँ पर भी वही कहानी है, लेकिन याद रखना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है इमेजिनरी होती हैं। भाई आपको इसका हम प्रॉपर्टी जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, क्यों? मैंने लिया सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा, हमेशा फैलाता है। और कहते हैं कि जिसकी क्षमता जहाँ तक है वहीं तक उसकी औकात मापी जाती है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? कम होने लगता है। भाई किसी का दबदबा होता होगा अपने एरिया तक, बाहर हमेशा इंसान को अलर्ट रहना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने चार्ज को लिया, टेस्ट किया, भाई यहाँ तक इसका फोर्स फील हुआ, तो इसका मतलब मैंने एक सर्किल बना लिया, भाई इसका फील्ड बना लिया, और इसी फील्ड को मैंने बोल दिया कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आप अरे देख लीजिए भाई, अगर आपने देखा एक मैग्नेट ले लीजिए ना, नॉर्थ पोल ले लीजिए, साउथ पोल ले लीजिए, आप जानते हैं मैग्नेट में। अब भाई इसका हम अगर देखना है इसका फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है ना, तो आपने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड करना है तो आप देखिए एक नीडल लीजिए, अरे सुई यार, जानते हो कपड़े वपड़े सिलते होगो कभी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम देखते हैं, अगर यहाँ पर हम नीडल रखते हैं, अगर एक ऐसे पकड़ के रखे तो ऐसे वाइब्रेशन करेगा अगर मैग्नेट को हम हिला रहे हैं तो, वरना इसे छोड़ेंगे ना सट से इसके अंदर आ जाएगा, चिपक जाएगा पट्ट से।
और कहते हैं जहां से हम इसको रखें और सट से अंदर आता है, चिपक जाता है, वहीं से उसका एक एरिया बनाइए फटाक से। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल ओके। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है पता है? जैसे आप देखिए, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक तीव्रता, इसको हिंदी में तीव्रता बोलते हैं, तेज, कितना ज़्यादा पावर है भाई, कहाँ तक पावर है इसकी, ठीक है, उसे इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। ओके, यू अंडरस्टैंड? चलिए देखते हैं क्या है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट any particular point of the electric field is equal to the force experienced by the unit positive test charge placed at that point. Very important. अरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने एक सोर्स चार्ज लिया, चलिए मैंने एक सोर्स चार्ज ले लिया, चलिए Q, और यहाँ पे मैंने रखा टेस्ट चार्ज Q0। कहते हैं कि इसकी कैपेसिटी, यानी कहते हैं जहाँ तक ये फोर्स को फील कर रहा होगा, किसके द्वारा? सोर्स चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगाया गया, कितना फोर्स फील किया। कहते हैं ना कि कितनी इंटेंसिटी है, कितना फोर्स लग रहा, कितना पावर है उसके पास, यही होता है। तो कहते हैं कि इस फील्ड में कितना फोर्स टेस्ट चार्ज फील कर रहा है सोर्स चार्ज के द्वारा। तो कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ई से, F अपॉन Q0। क्या बोलते हैं? F अपॉन Q0। ओके, कहते हैं कि टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किए फोर्स कितना ज़्यादा एग्जर्ट कर रहा, फील कर रहा है, ठीक है, कहते हैं एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यू अंडरस्टैंड? समझ में आया होगा कि कहते हैं सोर्स चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी फोर्स फील करता है टेस्ट चार्ज। तो ऐसे भी लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड by टेस्ट चार्ज Q0। फोर्स को F लिख सकते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ फोर्स F एक्सपीरियंस्ड बाई टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E। ओके, समझ में आया? तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं? F अपॉन Q0। ओके, आइए अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी, हम इसी से प्रूव भी कर देंगे। ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, एक चीज पूछता है, अगर यहां पे सोर्स चार्ज चलिए कहते हैं कि यहाँ पे सोर्स चार्ज है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, ठीक है। कहते हैं कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो फोर्स लग रहा है किधर से किधर लगेगा, तमाम बच्चे ये सवाल कर सकते हैं। तो कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट्स ऑफ द फील्ड इज दैट द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की तरफ होता है। ओके, हमेशा याद रखना। ओके, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर से आप देखिएगा, फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा रहे हैं तो उस पर कितना फोर्स फील हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रखिएगा। कैसे आया है, ऑलरेडी ये फार्मूला मैंने ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर फोर्स डिस्कस करना है, कितना फोर्स टेस्ट चार्ज फील कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट होता है Q × E,
ठीक है, क्यू नॉट इंटू ई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज कितना फोर्स फील करेगा उसको अगर डिस्कस करना हो तो हमेशा याद रखिएगा, फार्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, चलिए देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज अप्लाई द कूलम्स लॉ। कैसे, अभी आप जस्ट पढ़े हैं, ई इक्वल टू क्या पढ़े थे आप, एफ अपॉन क्यू नॉट, आराम से, बिल्कुल बिल्कुल हुज्जत नहीं करनी है। आप देखिए क्या है, सोर्स चार्ज, ओके, सोर्स चार्ज है, और आप इनको जानते हो भाई साहब को, टेस्ट चार्ज, क्या है, टेस्ट चार्ज है। ओके, चलिए हम देखना चाहते हैं कि इनके बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जानते हैं दो चार्ज हैं और आर दूरी पर अगर सेपरेट है ना तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं कूलम्स लॉ को। कूलम्ब लॉ का फार्मूला अगर अप्लाई करना है तो एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या के लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट के लिखते हैं, क्यू एंड क्यू नॉट अपान आर दूरी पर है तो आर का स्क्वायर। ओके, एफ इक्वल टू हम आराम से पुटअप कर सकते हैं, समझ में। चलिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एफ इक्वल टू क्यू नॉट अपान आर का स्क्वायर रख दिया और आपने जस्ट फार्मूला पढ़ा है यहाँ पर मैंने पुटअप कर दिया। देखिए ई इक्वल टू एफ के स्थान पे हम लिखेंगे क्या, एफ के स्थान पे यानी ऊपर वैल्यू रखेंगे के क्यू नॉट अपान आर को हम नीचे ले आ रहे हैं, आर का स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, और क्यू नॉट को क्यू नॉट से हम क्या करेंगे, गोली मार देंगे, बिल्कुल तुरंत गोली मारेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अब मिला क्या। आप देखिए आपको एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला चाहिए था ना यहाँ से मिल रहा है बाबा। आइए देखते हैं, के क्यू अपान आर का स्क्वायर, और आप बहुत बखूबी जानते हैं के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू याद रखिएगा हमेशा 9 इंटू 10 के पावर क्या होता है 9, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और आराम से यहाँ पे पुटअप कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, सभी बच्चों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा ये। ठीक है, मतलब इसको मैं अच्छी तरीके से प्रूव कर दिया, समझ में आया कि कैसे आया। ओके, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। आपने कूलॉम्ब्स लॉ में भी देखा था, वेक्टर फॉर्म को मैंने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर भी डिस्कस करना लाजमी है। ओके, नहीं तो नाराज़ हो जाओगे ना आप सब। देखिए कि सर आप तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर फॉर्म जरूर डिस्कस कर सकते हैं ना हम सब, क्यों नहीं कर सकते भाई, कर सकते हैं। आओ, ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फार्मूला भी जस्ट आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर का स्क्वायर। और हमने बताया था आपको एक चीज़ याद रखना है, आर कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ वेक्टर। समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आर कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, जिसकी फार्मूला होता है वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ वेक्टर। वैल्यू पुट अप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, हम है ना। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर का स्क्वायर, आर कैप के स्थान पे हम लिख सकते हैं वेक्टर आर अपान आर। आर को आपस में मिला दीजिए, इनको बिल्कुल दोस्ती हो जाएगी। 1 अपान क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू
वेक्टर आर अपान, यहाँ पर आर का पावर 2 है और यहाँ पे 1, तो आर क्यूब क्या हो जाएगा, आर क्यूब। यू अंडरस्टैंड, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, वेक्टर फॉर्म आपने देखा है फार्मूला में, वेक्टर फॉर्म ऑलरेडी आया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। ओके, चलिए सबको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, आज की क्लास बस यहीं तक, ठीक है। सभी को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद यही करते हैं। ओके।